पर 2018 में आपकी सरकार आई थी वापस। तो क्या हुआ ऐसा कि आपकी सरकार तुरंत गिर गई? ज्योतिराव सिंधिया जी क्यों गए बीजेपी की तरफ? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने ये कहा, इस मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं। शिवराज सिंह चौहान ने तो कई बार कविता का जिक्र किया कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, अंग्रेजों के मित्र ने छोड़ी राजधानी थी। भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, जो जेल में थे, आपको नहीं लगता कि उनको जो फांसी लगी उनके पीछे भी गांधी जी का हाथ था? कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की प्रतिष्ठा गिरती है, उस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। महात्मा गांधी जी ने फिरोज जी को अपना नाम नहीं दिया, ये सिर्फ इसलिए कि नेहरू खानदान का नाम आगे ना बढ़े और जो लेगेसी बने वो गांधी की बने। सर, कांग्रेस ने हिंदुस्तान में लगभग 60 साल राज किया, तो फिर भी गरीबी, करप्शन जैसे बेसिक इश्यूज क्यों सॉल्व नहीं हो पाए? सर, आप बात तानाशाही की कर रहे हैं, तो इमरजेंसी के वक्त जो इंदिरा गांधी जी ने करा, क्या वो तानाशाही नहीं? बहुत ही प्रिय, उसका नाम है गौतम अडानी। गौतम अडानी 500 कम से भी नीचे था दुनिया में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके पहले। तो आपके हिसाब से सिर्फ अडानी अंबानी का विकास हो रहा है, देश का विकास नहीं है? तो आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन के टाइम पे अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, तो क्या वो गलत था? वो कह रहे हैं कि गुड़ की खेती करो, उनको ये नहीं पता है कि गुड़ की खेती नहीं होती है, गन्ना लगाया जाता है। चलो, अगर आपका विजन इतना सही है, आप कांग्रेस को इतना क्लीन और इतना सही मान रहे हैं, तो कांग्रेस वापसी क्यों नहीं कर पा रही, क्यों नहीं जीत पा रही मध्य प्रदेश? सर, पर आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा पॉलिटिकल फेस नहीं है, इसलिए कांग्रेस की वापसी नहीं हो पा रही? सर, स्वागत है आपका अनफिल्टर्ड विद देव में। थैंक यू। सर, हमने ऐसा देखा है, जब 2018 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में काफ़ी अरसे बाद बनी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो आपने बहुत एक अच्छा रोल प्ले किया मीडिया विंग में। जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा रही, उसमें भी आपका काफ़ी अच्छा रोल था मीडिया विंग में। तो थोड़ा हमें और जनता को बताएं कि आपका क्या सफ़र रहा है कांग्रेस सरकार के साथ और कैसी आपकी जर्नी रही है? देखिए देव भाई, मैं कांग्रेस पार्टी में लगभग 3 दशक से हूँ और एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में मैं कांग्रेस पार्टी में काम करता रहा। पहले मैं इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता रहा, महामंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा। इंदौर में अध्यक्ष को छोड़ के बाकी सभी दायित्वों का मैंने निर्वहन किया है। और उसके बाद जब 2018 का चुनाव आने वाला था और माननीय कमलनाथ जी को मई 2018 में मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया, तो अगस्त में मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया गया और मुझे बेहद खुशी और गौरव है कि मैं उस व्यक्ति के अंडर में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता बना पहली बार, जिसको मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विजनरी लीडर मानता हूँ। सर, ऐसा बीजेपी के लोग अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस सरकार की कुछ खास भूमिका नहीं रही है देश की आज़ादी में। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, आज़ादी के आंदोलन में पूरी दुनिया को पता है कि उसकी नकारात्मक भूमिका थी। आज़ादी के आंदोलन में जब आज़ादी के दीवाने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे थे, तब आरएसएस कहीं बिल में छुपा हुआ था। और इसके विपरीत वो क्रांतिकारियों के विरुद्ध न केवल मुखबिरी कर रहा था, बल्कि उनसे भत्ते तक लेने के उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं और जेलों से छूटने के माफीनामे इनके आदर्श पुरुषों द्वारा लिखे गए। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी संस्था अगर देशभक्त है, तो आज़ादी के आंदोलन में वो गायब क्यों रही? क्यों हम 4 नाम नहीं गिना सकते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जो कि आज़ादी के आंदोलन में जेल गए या फिर उनको फांसियां हुई? क्या हमारे पास ऐसे उदाहरण मौजूद हैं? जबकि कांग्रेस पार्टी का जो लंबा संघर्ष आज़ादी के आंदोलन में रहा है, हमने देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने करवाया था और उसमें कांग्रेस के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, उन पर गोलियां चलाई गई। वहां जो कुआं था जलियांवाला बाग के भीतर, वो कुआं खून से लाल हो गया था और कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों लोग जब वहां कुर्बानी दे रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तब पैदा भी नहीं हुआ था। 1919 की ये घटना है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पैदा हुआ है 1925 में। लेकिन जब वो प्रश्न करता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, तो 4 उंगलियां उसकी तरफ उठती हैं कि आपकी भूमिका आज़ादी के आंदोलन में क्या थी, नकारात्मक भूमिका क्यों थी? 1942 में जब पूरा देश भारत छोड़ो का नारा लगा रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी के नेतृत्व में,
तब आरएसएस के जो प्रमुख नेता थे, जो बाद में जनसंघ के संस्थापक भी बने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जॉन हर्बर्ट को पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को सख्ती से कुचल देना चाहिए। आप अंदाजा लगा सकते हो, जो आज अपने आप को राष्ट्रवादी होने का दावा कर रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, उनके द्वारा ये जो लेटर लिखा गया, ये क्रांतिकारियों के विरुद्ध लेटर था, ये स्वतंत्रता के दीवानों के विरुद्ध लेटर था। तो ऐसे व्यक्तियों को और ऐसी विचारधारा को कांग्रेस पार्टी तो गद्दार मानेगी, क्योंकि उसके तो सैकड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। जिस नेहरू जी पर ये प्रश्न उठाते हैं कि नेहरू जी ने देश की आजादी के लिए क्या किया, वो नेहरू जी 9 से 10 वर्षों तक जेल में रहे, ये इतिहास में प्रमाणित है। और दूसरी तरफ जो इनके आदर्श पुरुष थे, जिनको वीर सावरकर बोलते हैं, हालांकि हम वीर नहीं मानते उनको, हम उनको विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं, लेकिन उनकी वीरता के जब ये किस्सों का बखान करते हो तो मनगढ़ंत किस्से बनाते हैं कि वो पानी के जहाज में गए, वहां से कूद के वो समुद्र पार करके चले गए, और जब वो अंडमान की जेल में बंद थे तो मातृभूमि के दर्शन करने बुलबुल के रूप में आ जाते थे। तो ये सब काल्पनिक गाथाएं जो इनके द्वारा गढ़ी गई, ये अपने काले इतिहास से पीछा छुड़ाने, अपने काले चेहरे को उज्जवल करने के लिए ये सब कहानियां इनके द्वारा गढ़ी जाती हैं, और इसी कारण ये कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। तो सर, आपके हिसाब से, जब आपने बोला कांग्रेस की, आपने पूरी हिस्ट्री बताई, तो आपके हिसाब से कांग्रेस की क्या भूमिका रही है देश के विकास में? एक लंबे अरसे तक कांग्रेस ने राज किया है इस देश पे, मध्य प्रदेश पे, तो आपके हिसाब से कांग्रेस की क्या भूमिका रही है देश के विकास में? देखिए देव भाई, जब ये देश आजाद हुआ, उसमें तो कांग्रेस की जो भूमिका थी मैंने बताने की कोशिश की। उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में थे, और ये सब लोगों ने कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और तब जाकर देश आजाद हुआ। और तब तो जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उनके ऊपर जो ये कहते हैं कि उनको सत्ता का लालच था, अरे भाई, तब तो ये भी नहीं पता था कि ये देश आजाद होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, और जिसको कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, हर जगह, हर जिले में, चाहे वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या फिर करो या मरो का नारा दिया हो गांधी जी ने, सब लोग एक साथ थे। चाहे दांडी मार्च के रूप में नमक कानून को तोड़ना हो, गांधी जी के नेतृत्व में पूरा भारत एकजुट था। दो विचारधाराएं इस अंग्रेजी हुकूमत के समर्थन में थी। मैं बता दूं, उनके नाम है, एक तो मुस्लिम लीग और दूसरी थी आरएसएस। तो ये इन दोनों विचारधाराओं को छोड़ के हर जाति, धर्म, अमीर, गरीब, सब लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। पहली बात तो ये है। और अभी आपने कहा कि कांग्रेस का क्या योगदान रहा, पहले तो ये बता दूं मैं कि इन लोगों को जब आजादी के आंदोलन में अपनी नकारात्मक भूमिका की ग्लानि थी, तो इन्होंने जो देश का नायक था महात्मा गांधी, उसको आरएसएस के स्वयंसेवक ने गोली मार दी। और उस आरएसएस के स्वयंसेवक को हम कहते हैं कि वो देश का पहला आतंकवादी था, जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। और उस नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को 3 गोलियां मार के एक विचारधारा को समाप्त करने की कोशिश की। लेकिन गांधी एक शरीर नहीं थे, वो विचारधारा थे। और नाथूराम गोडसे के बारे में ये कहते हैं कि अपने काले चेहरे को छिपाने के प्रयास में आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि नाथूराम गोडसे का आरएसएस से कोई संबंध नहीं था। जबकि मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि 1938 या 1940 में नाथूराम गोडसे ने ऑफिशियली आरएसएस ज्वाइन की थी। और जब गांधी जी की हत्या के केस में नाथूराम गोडसे को जब सजा हुई, तो उनके साथ उनके भाई गोपाल गोडसे को भी उम्र कैद की सजा हुई। नाथूराम गोडसे को तो फांसी की सजा हुई, लेकिन गोपाल गोडसे जो उनके सगे भाई थे, उनको उम्र कैद की सजा हुई। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये लिखा है कि ऐसा कहना झूठ है कि हम लोग संघ में नहीं थे, हम दोनों भाइयों के लिए संघ एक परिवार की तरह था। फिर उनसे एक प्रश्न पूछा गया, लेकिन अडवाणी जी तो कहते हैं कि नाथूराम गोडसे का कोई संबंध नहीं रहा आरएसएस में। बोला, अगर अडवाणी जी ये कहते हैं तो ऐसा कहना कायरता है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है जो मुख्य अभियुक्त नाथूराम गोडसे था, उसके साथ जिसने उम्र कैद की सजा काटी है गांधी जी की हत्या के आरोप में, उसके शब्द हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आरएसएस अपने काले चेहरे को छिपाने के लिए क्या करेगी। एक चीज और बताना चाहता हूं, क्योंकि जब आरएसएस की बात निकली है तो पूरा इतिहास आना चाहिए उनके सामने। जब गांधी जी की हत्या हो गई, और अगर आरएसएस का कोई हाथ नहीं था, तो गांधी जी की हत्या के बाद मिठाइयां क्यों बांटी आरएसएस के लोगों ने? मिठाइयां बांटी गई। और सरदार पटेल ने गोलवलकर जी को यह पत्र लिखा, जो आरएसएस प्रमुख थे तत्कालीन, उनको पत्र लिखा, और उसमें पत्र में जिक्र किया कि आप लोगों के भाषणों के विष वमन की वजह से, मतलब जो आपके भाषणों के से जो विष बोया गया इस देश में, उसके कारण गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी हुई है। मतलब आपने जो जहर फैलाया,
उससे क्रोधित होकर आपके एक स्वयंसेवक ने गांधी जी की जान ली है। तो आप ये सोचिए कि जिस सरदार पटेल को ये कहते हैं कि सरदार पटेल का हक छीन लिया कांग्रेस ने, नेहरू जी ने उनका हक छीना या गांधी जी ने हक छीना, उस सरदार पटेल ने आरएसएस के लिए क्या शब्द व्यक्त किए? ये नेहरू नहीं थे, ये पटेल थे जिन्होंने संघ पर प्रतिबंध लगाया था। और बाद में जब गोलवलकर ने माफीनामे लिखे, चिट्ठियां लिखी कि हम पर से प्रतिबंध उठा लीजिए, तो शर्तों के साथ देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल ने उनसे प्रतिबंध उठाया। वो शर्तें क्या थी? वो शर्तें ये थी कि आरएसएस कभी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा और तिरंगे का सम्मान करेगा। ये शर्तें थी। तिरंगे का सम्मान करेगा, राष्ट्रगान का सम्मान करेगा, राष्ट्रगीत का सम्मान करेगा। तो आप जानते हैं ये सब इतिहास है। और आरएसएस के ऊपर जब मिठाइयां बांटने की बात आई तो इनका चेहरा कलंकित हो गया था। ये वही तो लोग हैं जिन्होंने संविधान लागू होने के बाद में अंबेडकर के पुतले जलाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसने महान संविधान की रचना की, उनके पुतले जलाने वाले लोग आरएसएस के। आपको मतलब जानकर आश्चर्य होगा, इन्होंने बाबा साहब की अर्थी उठाई, अर्थी निकाल दी, जीवित व्यक्ति की अर्थियां निकाली बाबा साहब के। इन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई क्योंकि ये मनुस्मृति को संविधान के स्थान पर देश के चलाने वाली किताब बनाना चाहते थे। लेकिन सर आपने भी बोला कि गांधी जी ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन करा है, पर ऐसा भी तो है कि गांधी जी की और जो बाकी रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स थे उनका माइंडसेट कभी मैच ही नहीं हुआ। ये अहिंसा को वो करते थे, जैसे भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए जो जेल में थे। आपको नहीं लगता कि उनको जो फांसी लगी उनके पीछे भी गांधी जी का हाथ था? क्योंकि गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट साइन किया जब अपोजिशन हो रहा था, तो गांधी जी ने ही वो पैक्ट साइन किया, सिर्फ इतना सा कहा कि इनका कुछ हो सकता है क्या, और उनने बोला कि नहीं इनको तो सजाए मौत मिलेगी। और भगत सिंह और जैसे जो मतलब जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया इस देश को, उनकी फांसी के पीछे आपको नहीं लगता गांधी जी का हाथ था? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और आपके प्रश्न के माध्यम से जनता को भी पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को माफी दिलाने के लिए कई बार कोशिशें की, लेकिन आपको एक इतिहास पता नहीं होगा शायद कि भगत सिंह के जब परिवार के लोग जब भगत सिंह को छुड़ाने के लिए उनसे मिलने जेल पहुंचे तो भगत सिंह ने कह दिया कि मैं वो नहीं हूं जो माफीनामा लिख दूंगा और मुझे छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है। एक भगत सिंह मरेगा तभी देश में सैकड़ों भगत सिंह पैदा होंगे। ये भगत सिंह का स्टैंड था। भगत सिंह कोई सावरकर की तरह कायर नहीं था जो 6-6 माफीनामे लिख दें। भगत सिंह के यही तो आदर्श थे। ये संघ के लोग नहीं बताएंगे क्योंकि इससे उनकी विचारधारा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आप कहां थे। आप गांधी जी के ऊपर प्रश्न उठाते हो, नेहरू जी के ऊपर प्रश्न उठाते हो। आप बताइए कि हेडगेवार जी और गोलवलकर जी कितनी बार भगत सिंह से मिलने गए। ये सब झूठे नैरेटिव फैलाना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कचरा फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का काम है जिससे देश की युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो। जबकि हकीकत यह है कि जो राष्ट्र के नायक हैं उनको बौना साबित करना चाहते हैं। और अभी तो मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब तक महात्मा गांधी फिल्म नहीं आई थी 1982 में, उसके पहले महात्मा गांधी को कोई जानता नहीं था। या तो ये आपकी सोच का बौनापन है या आप जानबूझकर ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि जब गांधी जी भारत आजाद भी नहीं हुआ था, उसके पहले जो महान वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद विश्वास नहीं करेंगी कि इस धरती पर ऐसा दुबला पतला चलता फिरता मानव कभी रहा भी होगा। ये गांधी जी के लिए शब्द थे आजादी के पहले। और मोदी जी क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं? या तो आप झूठ बोल रहे हैं या अपने कार्यकर्ताओं के भीतर गांधी जी को लेके कुछ गलत संदेश देना चाहते हैं। एक बात और बता दूं, गांधी जी आज जब देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले तक 3 बार विश्व की प्रमुख पत्रिका टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छप चुके थे। तो ये आरएसएस के लोग इस तरीके के झूठ बकायदा फैलाना जानते हैं और यही वो काम कर रहे हैं। सर गांधी जी से रिलेटेड एक सवाल और है मेरे मन में, इंदिरा गांधी जी का सरनेम गांधी जी कैसे पड़ा? इसके पीछे आपको नहीं लगता महात्मा गांधी का कुछ नहीं कि महात्मा गांधी जी का कुछ दिमाग था इसके पीछे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, फिरोज गांधी एक गुजराती पारसी परिवार से आते थे और उनका जो सरनेम था वो गांधी ही था। और वो जो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे वहाँ गांधी सरनेम आज भी गुजरात में कॉमन।
ये कोई अनूठा सरनेम है? ये चीज झूठ है कि उन्होंने उनको अपना नाम दिया, ये बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने फिरोज जी को अपना नहीं, नाम नहीं, दिया ये बिल्कुल सिर्फ इसलिए कि नेहरू खानदान का नाम आगे ना बढ़े और जो लेगेसी बने वो गांधी की बने। ये एक और झूठ है, ये एक और झूठ है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा फैलाया गया। मैंने आपको पहले भी कहा देव जी कि जो विचारधारा जिसका काला इतिहास रहा है वो तो चाहेगी कि हम कांग्रेस के इतिहास को दागदार बना दे कैसे भी, जिससे कि लोगों के मन में भ्रम फैल जाए कि कांग्रेस इस देश की असली आजादी की नायक नहीं रही है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको, एक सवाल मैं आपको बता देना चाहता हूं जी कि कांग्रेस पर आरोप हमेशा लगाते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा से जो है देशभक्तिपूर्ण बात नहीं की। एक बात मैं आपको बता दूं कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था यूरोप में, जी और भारत की तरफ से भी कुछ लोग आमंत्रित किए गए थे। उसमें महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया था कांग्रेस की तरफ से, और जो राइट विंग है जिसको हम कट्टरपंथी विचारधारा कह सकते हैं उसकी तरफ से भी बीएस मुंजे को आमंत्रित किया गया था। अभी मैं बताता हूँ बीएस मुंजे कौन है। बीएस मुंजे को आमंत्रित किया गया था, और वहां पर जब यूरोप में ये लोग भ्रमण कर रहे थे और विभिन्न नेताओं से मिल रहे थे, तो महात्मा गांधी की मुलाकात मुसोलिनी से हुई। और मुसोलिनी कौन था? इटली का तानाशाह। मुसोलिनी और हिटलर का तो तानाशाही का इतिहास रहा है। नाजीवाद के लिए हिटलर प्रसिद्ध है कि हिटलर जो जर्मनी में फैला वो नाजीवाद था, और वही वाद जो इटली में फैला वो फांसीवाद था। तो फांसीवाद का जनक था बेनिटो मुसोलिनी। और मुसोलिनी से जब मिलने महात्मा गांधी पहुंचे, तो महात्मा गांधी को इम्प्रेस करने के लिए मुसोलिनी ने पूरा जो कॉरिडोर था उसमें अपना बंदूकें, तोपें और सैनिक खड़े कर रखे थे कि महात्मा गांधी उससे इम्प्रेस हों और देखें। और हमारे यहाँ का जो है फकीर आदमी धोती में पहुंच गया बेनिटो मुसोलिनी से मिलने, क्योंकि उसको तो भारत की बात दुनिया तक पहुंचानी थी। तो मुसोलिनी ने महात्मा गांधी से प्रश्न किया कि महात्मा जी, अभी आप जब चलकर आए तो शक्ति से बनाया हुआ ये साम्राज्य मेरा आपको कैसा लगा? महात्मा गांधी का जवाब था कि आपने ये साम्राज्य खड़ा तो कर लिया है, लेकिन ये किसी ठोस धरातल पर नहीं खड़ा है। ये रेत की भुरभुरी नींव पर खड़ा हुआ है जो किसी भी दिन भरभरा कर गिर पड़ेगा। ये कलेजा था, 56 इंच का सीना कहने से नहीं होता है, ये आपके व्यवहार से में परिलक्षित होना चाहिए। और महात्मा गांधी ने उस तानाशाह को, जो विश्व में उस समय सबसे शक्तिशाली तानाशाहों में से एक था, उसके सामने मुंह पर जवाब दिया कि ये किसी भी दिन आपका शक्ति का जो साम्राज्य बता रहे हो भरभरा कर गिर पड़ेगा। और आपको पता है मुंजे भी मिलने गए मुसोलिनी से, उनका क्या जवाब था? मुंजे जब मिलने गए, मुंजे को हम आरएसएस का फादर कह सकते हैं। वो कैसे मैं बताऊंगा, पहले मुंजे की घटना की मुलाकात की बात कर दूं मैं। जब मुंजे मिलने गए मुसोलिनी से, वही का वही सीन था, वही तोपें, वही बंदूक। और मुंजे जब मिलने गए तो वही प्रश्न उनके सामने था मुसोलिनी का कि शक्ति का बनाया हुआ साम्राज्य आपको कैसा लगा? तो मुंजे का उत्तर था कि मैं इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं, और आज मैंने आपके कैंपों में जाके आपके जो बलिल्ला संगठन है उनकी ट्रेनिंग्स भी देखी हैं, और उनकी ड्रेस, उनकी जो एक्सरसाइज की पद्धति है उससे मैं बहुत खुश हुआ हूं, और यही चीज मैं भारत में जाके लागू करूंगा। क्योंकि भारत में भी हमने एक छोटी सी संस्था खोली जिसका नाम है आरएसएस, और उसको वो हेडगेवार जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और हेडगेवार कौन था? मुंजे का चेला। मुंजे ने ही उसको एमबीबीएस की पढ़ाई करने कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में भेजा था अपने खर्चे से। तो हेडगेवार का भी अगर कोई गुरु था तो वो था बीएस मुंजे। और बीएस मुंजे ने जाकर हेडगेवार को बताया कि आप वहां इटली की जो ड्रेस कोड है उनका वो कॉपी कीजिए, जिसमें उनकी हाफ पैंट नेकर आई, उनकी शर्ट आई व्हाइट और टोपी आई काली। ये मैं आपको इतिहास बता रहा हूं। तो ये लोग जो अपने आप को भारतीय कहते हैं, ये खुद विदेशी प्रेरणा से बने हुए हैं। तो ये, और जब उन्होंने शक्ति का साम्राज्य की तारीफ की तो इसका उदाहरण बता देता हूं। कौन सत्य साबित हुआ? मुंजे सत्य साबित हुआ या महात्मा गांधी? आपको पता है मुसोलिनी ने जो ताकत से साम्राज्य खड़ा किया था उसका एंड क्या हुआ? जब मुसोलिनी की मौत हुई तो कैसे मौत हुई? लोगों ने, इटली की जनता ने मिलान के चौराहे पर मुसोलिनी को उसकी प्रेमिका के साथ मार के लैंप पोस्ट पर उल्टा लटका दिया था। सारी लोकप्रियता गायब हो गई थी, जनता विरोध में खड़ी थी, क्योंकि तानाशाही से बनाई हुई लोकप्रियता वो डर से बनाई हुई लोकप्रियता होती, अधिक दिनों तक नहीं चलती। तो तानाशाहों का यही अंत होता आया है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि भारत में ऐसी तानाशाही कभी लागू ना हो। सर, कांग्रेस ने हिंदुस्तान में लगभग 60 साल राज किया, तो फिर भी गरीबी, करप्शन जैसे बेसिक इश्यूज क्यों सॉल्व नहीं हो पाए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं तो ये कहता हूं कि
कांग्रेस की जगह अगर कोई और विचारधारा इस देश की सत्ता में आ जाती तो भारत 200 से लेकर 300 वर्ष पीछे चला जाता, क्योंकि उनमें वो विजन नहीं था जो नेहरू में विजन था। जब नेहरू ने इस देश की बागडोर संभाली तो इस देश का जो बजट था ना वो 500 करोड़ से भी कम था, और उसके बाद यहाँ पर सुई नहीं बनती थी। लेकिन उसके बाद जब नेहरू ने सत्ता संभाली, कांग्रेस के नेतृत्व में जब लोगों ने काम शुरू किया, तो यहाँ पर कल कारखाने लगे, यहाँ ब्रिटिशों ने जो रेल लाइनें बनाई थी उसका विस्तार किया गया, यहाँ पर आईआईटी बने, एम्स बने और तमाम संस्थाएं बनी, इसरो बना और बीएआरसी बना, है ना। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसको कहते हैं, एक बड़े बड़े बांध बने जिनको कि आधुनिक भारत के मंदिर नेहरू के शब्दों में कहा गया। तो अगर भाखड़ा नंगल न होता, अगर हीरा कुंड न होता, तो रिहन बांध नहीं होता, नागार्जुन सागर नहीं होता, अगर ये आईआईटी नहीं होते, एम्स नहीं होते, तो क्या कल्पना कर सकते हैं कि भारत का ये स्वरूप होता जो आज है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों और आरएसएस के लोगों, भारतीय जनता पार्टी का तो खैर जन्म भी नहीं हुआ था, तो वो अधिक लोग कांग्रेस के बारे में परिचित नहीं, कांग्रेस के इतिहास के बारे में मैं उनको जानकारी दे दूं, क्योंकि पढ़ते लिखते भी कम है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पूरा ज्ञान लेते हैं, इनके पास किताबों का कोई अध्ययन नहीं है। तो मैं एक चीज कह दूं कि अगर नेहरू की जगह कोई और विचारधारा इस देश की सत्ता में आ जाती, तो यहाँ पर हो सकता है मंदिर मस्जिदों के निर्माण होते, हो सकता है कि धार्मिक स्थलों के में वृद्धि होती है, तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि इनकी विचारधारा पोलराइजेशन की है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने की, मुस्लिम को ईसाई से लड़ाने की, ये इनकी विचारधारा रही है। क्योंकि जब देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था तो ये हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, जबकि उस समय ऐसी भावना होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये तो अंग्रेज समर्थक बात हो गई। वो भी तो यही चाहते थे कि फूट डालो और राज करो, और आप उन्हीं के हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो मैं ये कहता हूं कि जो भी इस देश का निर्माण हुआ, जो राजा महाराजाओं को प्रीविपर्स की समाप्ति कर दी इंदिरा गांधी ने। प्रीविपर्स का मतलब ये होता था कि राजा महाराजाओं को एक निश्चित पेंशन दी जाती थी कि आपने आजाद हुआ देश तो आपका राजपाट छिन गया, तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट हमसे देश से लो। इंदिरा गांधी ने बोला कोई जरूरत नहीं, हर व्यक्ति यहाँ सामान्य है। अगर आज की ये व्यवस्था होती, कभी ये हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि राजा महाराजाओं के फंड से आरएसएस का निर्माण हुआ है। तो आरएसएस को फंड का क्यों देते थे राजा महाराजा लोग? इसलिए देते थे कांग्रेस से चिड़े हुए थे, क्योंकि कांग्रेस ने उनके राजपाट को समाप्त किया। तो कांग्रेस ने इस देश में जो बराबरी का दर्जा लोगों को हासिल करवाया, जो आरक्षण की व्यवस्था लागू करवाई, ये सब कांग्रेस की देन है। और जो ये कहते हैं ना कि कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया, उनके पिताजी कांग्रेस के स्कूलों में पढ़े थे, उनके बाप दादाओं की नौकरियां कांग्रेस के राज में लगी थी, और आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि धर्म का अफीम उनको चटा दिया गया है। सर, लेकिन अगर बात करें हमारे प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार काफ़ी टाइम रही है। हम जब छोटे थे, हमारा बचपना कांग्रेस की सरकार में बीता है, तो हमारे मन में भी ये सवाल है कि जब कांग्रेस सरकार थी, हर आधे आधे घंटे में बिजली जाती थी, तो एक नेगेटिव माइंडसेट कांग्रेस को लेकर हम सबके मन में है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, अब मैं बताऊं आपको कि आपने जो भी सुना है और जब आपने कुछ महसूस भी किया होगा, तो उसका एक कारण है। जब 2003 में ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई और कांग्रेस की सरकार गई, आज से लगभग 22 वर्ष पहले, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 98 में। तो छत्तीसगढ़ का अलग होने के बाद 5 साल बीते थे, और छत्तीसगढ़ में हमने ये सोचा था कि आदिवासी इलाका है, तो कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अधिक काम करना चाहिए। लिहाजा अधिकतर पावर प्लांट कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ चले गए। माइंस पहले से छत्तीसगढ़ में थी, तो मध्य प्रदेश के पास उतनी जो जिसको कहते हैं कि भौगोलिक साधन, या जिसको कहते हैं कि संसाधन नहीं थे, प्राकृतिक संसाधन नहीं थे जितने कि छत्तीसगढ़ के पास थी। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया 98 में। उससे मध्य प्रदेश के पास पावर प्लांट्स की संख्या कम हुई, सब कुछ कम हुआ, संसाधन कम हुए। फिर भी दिग्विजय सिंह जी ने अपने प्रयासों के बाद बरगी विकास योजना और लगातार पावर प्लांट्स की स्थापना की। लेकिन एक चीज और हुई उसी बीच में, कि केंद्र में आ गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार। तो उन्होंने जानबूझकर, उस सरकार ने कांग्रेस की सरकार को कम सहायता देना शुरू की। जैसा कि होता है कि हर सरकार ये चाहती है कि हम दूसरी सरकारों को, दूसरी विरोधी विचारधारा की सरकारों को अधिक फंड न दें, जिससे कि उनकी सरकार अलोकप्रिय हो जाए। तो ये सब कारण रहे, और ये इसकी पुष्टि देव भाई मैं इसलिए कर दूं कि अभी ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस का हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, दिग्विजय सिंह जी की तारीफ कर रहा हूं। उन्होंने बहुत काम किया इस मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन वो आखिरी फेज में जो नैरेटिव सेट करवाया भारतीय जनता पार्टी ने, वही लोगों के दिमाग पे अंकित हो गया। वो थोड़ा दिन की बात थी जबकि, और उसी 1 साल बाद दिग्विजय सिंह जी ने जिन पावर प्लांट्स की स्थापना की थी, वो सब पावर प्लांट्स
फुल फ्लेजेड चालू हो गए और उसका लाभ पूरा मिला। तो ये केवल समय का अंतर हम कह सकते हैं, ये लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला और उस चीज को कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में स्वीकार किया है कि दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश के लिए बहुत काम किया है। तो सर अगर कांग्रेस की सरकार इतनी स्ट्रांग थी तो इतने लंबे समय तक बीजेपी को मैंडेट मिलना क्या ये पब्लिक का वर्डिक्ट नहीं है? देखिए, मैं ये मानता हूँ पब्लिक का वर्डिक्ट है, बिना पब्लिक के वर्डिक्ट के तो आप सत्ता में नहीं आ सकते। लेकिन आप इसके पीछे का कारण समझिए। जब भी दुनिया में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने धर्म को राजनीति से या समाज सेवा से ऊपर रखा है, तो दिग्भ्रमित करने में वो कामयाब रहे हैं। हमने मैकियावेली का उदाहरण सुने हैं। मैकियावेली ने जो द प्रिंस नाम की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, जो हर एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उसमें उसको पता चलता है कि एक राजा के आचरण के लिए मैकियावेली ने क्या कहा, चाणक्य ने क्या कहा, या जितने भी रूसो ने क्या कहा, वोल्टेयर ने क्या कहा। तो तमाम जो दुनिया के विचारक रहे, सुकरात रहे, प्लेटो रहे, इन्होंने क्या कहा हमको पढ़ना चाहिए। तो मैकियावेली ने ये लिखा है कि अगर कोई राजा असफल होता है या सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो वो अगर धार्मिक रूप से लोगों को जोड़ता है या धर्म का अफीम चटा दे उनको, तो जनता उनके पास आ जाती है और कई बार एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि जनता के पास वास्तविक दुश्मन नहीं होता, तो एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा किया जाता है जिससे कि पूरी जनता इकट्ठी हो जाए उसके पीछे। तो ये किया गया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के द्वारा भारत में। आप देखिए दुनिया भर में हिटलर ने क्या कह के सत्ता प्राप्त की थी जर्मनी में? उसने कहा कि ये यहूदी जो है ईसाइयत के सबसे बड़े दुश्मन है। तो यहूदियों का नरसंहार किया, गैस चैम्बरों में डाल के लाखों यहूदियों को मरवा दिया गया। उससे हिटलर उस समय का दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बन गया, तो जर्मनी में तो था ही। तो उसके जो भाषण होते थे वो नफरत फैलाने वाले होते थे। तो भारत में यही काम सुनियोजित तरीके से आरएसएस की विचारधारा ने किया है और जनता उनके जाल में जरूर आई है। और ये तो एक पैटर्न है, लेकिन जब जनता ये समझ लेगी कि ये केवल मंदिर के नाम पर हमसे वोट मांगते हैं, हमारे लिए रोजगार का निर्माण नहीं करते, महंगाई को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे ये ऐसे नहीं होता है, मैं सत्ता में बैठा हूं, मैं जानता हूं कि रुपए की कीमत ऐसे नहीं गिर सकती। और सुषमा स्वराज जी ने तो एक कदम आगे बढ़ के कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की प्रतिष्ठा गिरती है, उस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। तो आज प्रधानमंत्री की गरिमा कहाँ है? मैं समझता हूं प्रशांत महासागर का जो सबसे निचला स्थल है, जिसे मरियाना ट्रेंच बोलते हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा उस रसातल में समा गई है। सर आप बात तानाशाही की कर रहे हैं, तो इमरजेंसी के वक्त जो इंदिरा गांधी जी ने करा क्या वो तानाशाही नहीं थी? देखिए, ये सवाल कांग्रेस से बार बार पूछा जाता है कि इमरजेंसी के विषय में कांग्रेस का क्या स्टैंड है। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, और मैं ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी ये इस बात को साफ कर चुकी है कि हमें इमरजेंसी का खेद है। इमरजेंसी जिन परिस्थितियों में लागू की गई थी उसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेता कई बार खेद व्यक्त कर चुके हैं, उसमें सोनिया गांधी जी भी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं। लेकिन हम आज के जो तथाकथित तानाशाह वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, लेकिन तानाशाह की तरफ जो जाति, तानाशाही की तरफ जो जाति लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें आप देखिए ऐसे ऐसे तानाशाही पूर्ण डिसीजन हो रहे हैं कि भारत की जनता पूरी तरह से हलाकान है। आप देखिए, चाहे नोटबंदी का इमरजेंसी घोषणा हो, चाहे हमें और भी निर्णय इनके देखने को मिले, जैसे अव्यवस्थित जीएसटी का निर्णय हमको देखने को मिला। ये सब तुगलकी निर्णय जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिना किसी की राय मशविरे के जो लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। किसी से ये न पूछते हैं, न कोई सलाह होती, न कोई मंत्रणा होती है। पिछले लगभग 14 के बाद 11 वर्ष हो चुके इनके शासन में, इन्होंने डायरेक्ट कोई पत्रकार वार्ता नहीं की है। ये पत्रकारों के सवाल लेने से बचते हैं। आप जिस तरीके से हमसे सवाल पूछते हैं और हम पूरी मुस्तैदी के साथ उसका जवाब देते हैं, प्रधानमंत्री जी में ये साहस नहीं है कि कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता की तरह भी वो जवाब दे दे मीडिया के सवालों का। उन्होंने जीवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसमें भी उत्तर देने के लिए अमित शाह जी को अधिकृत कर दिया था। तो क्या इस देश में जो जीएसटी से लोगों का नुकसान हुआ, 2 लाख के करीब कारोबार प्रति वर्ष बंद हो रहे हैं, जो मध्यम उद्योग है बंद हो रहे हैं, जो नोटबंदी से 99.3% पैसा सिस्टम में वापस आ गया, कोई काला धन वापस नहीं आया। 15 लाख की बातें करते थे, किसी के खाते में 15 लाख नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बातें करते थे, किसी के पास वो रोजगार नहीं मिला, किसी को रोजगार नहीं मिला। तो नरेंद्र मोदी जी केवल तानाशाही पूर्ण निर्णय लेने के लिए अपने दोस्त को, एक दोस्त है उनका बहुत ही प्रिय, उसका नाम है गौतम अडानी। गौतम अडानी 500 कम से भी नीचे था दुनिया में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते से ही
सारे संसाधन, सारे देश के जितने भी प्राकृतिक संपदाएं थी, वो सब उनको दे दी गई। एयरपोर्ट्स दे दिए गए, सी पोर्ट्स दे दिए गए, सब एक एक रुपए स्क्वायर फीट में, एक एक रुपए मीटर में। अभी 10,000 जो है एकड़ जमीन बिहार में दे दी गई, जहां अमित शाह जी कह रहे थे कि बिहार में उद्योग इसलिए नहीं लग पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जमीनें नहीं है, जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन अडानी जी को देने के लिए उनके पास 10,000 एकड़ जमीन आ गई। असम में हाईकोर्ट के जज को टिप्पणी करनी पड़ी कि क्या पूरा जिला दे दोगे। 3,000 एकड़ जमीन वहां पर अडानी जी को दे दी गई। आप देखिए कि झारखंड में अडानी जी बिजली बना रहे हैं और बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं। भारत में उनका सप्लाई नहीं हो रहा, उनका सप्लाई हो रहा है बांग्लादेश में। आप देखिए खाद्य तेल पर, चाहे मूंगफली का तेल हो, चाहे दूसरे तेल हो, उस पर अडानी जी का नियंत्रण। एयरपोर्ट सारे अडानी जी के हो गए हैं। अभी एयरलाइंस में भी जो इंडिगो का संकट गहराया है ना, ये ऐसे ही नहीं गहराया है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आप देखिएगा थोड़े दिन में मोनोपोली किसके हाथ में होगी। तो इस देश का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से मोनोपोली के साथ हो चुका है। क्रोनी कैपिटलिस्ट जो जितने मित्र हैं मोदी जी के, उनको बढ़ावा देने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। ये सेम वही का वही फॉर्मूला है जो जर्मनी में हिटलर ने अपनाया था कि अपने क्रोनीज को, मतलब जितने भी उनके दोस्त हैं, उनको फायदा पहुंचाने की जो रणनीति थी। तो ये एक साइकिल है। पहले अडानी ने पैसा लगाया चुनाव में, 2014 के चुनाव में। बड़े बड़े स्क्रीन पे आपने देखा होगा, मोदी जी चाय पे चर्चा, ये सब पैसा अडानी का था। और अडानी के पैसों से मोदी जी चुनाव जीते। फिर मोदी जी ने चुनाव जीतकर अडानी को पैसा कमवाया। फिर मोदी जी ने अगला चुनाव अपने पैसों से मोदी जी को जितवाया। ये एक चेन बन चुकी है, ये एक चेन बन चुकी है। तो चुनाव आयोग की सहायता से, ईडी सीबीआई की सहायता से ये लोग चुनाव जीत रहे हैं। और अडानी जी का तो ये हाल हो गया है कि अडानी जी को जो भी कंपनी खरीदना होती है, उसके पहले उस कंपनी पर ईडी के छापे डलते हैं, सीबीआई के छापे डलते हैं, इनकम टैक्स के छापे डलते हैं। और जब वो कंपनी का मालिक परेशान हो जाता है तो औने पौने दामों में अडानी जी उसको खरीद लेते हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है मोदी सरकार का, कि मित्र के लिए सब कुछ करो। तो हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो बक्सवाहा के जंगल हों, चाहे हसदेव के जंगल हो छत्तीसगढ़ में, सारे जंगलों को पुलिस सुरक्षा में और एसटीएफ की सुरक्षा में काटा जा रहा है। और आदिवासी वहां चिल्ला रहे हैं, आदिवासी रो रहे हैं, लेकिन उनके घरोंदों को उजाड़ दिया गया है। तो अपोजिशन कर क्यों नहीं रही, कुछ बोल क्यों नहीं रही इसके खिलाफ? अपोजिशन को अभी ताजा सिंगरौली का उदाहरण ले लीजिए आप। उमंग सिंगार, जीतू पटवारी, हमारे सारे नेता सिंगरौली में जंगलों की कटाई के विरुद्ध वहां पहुंचे, वहां सख्ती से उनको रोक दिया गया। और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी पुलिस को चकमा देते हुए जब जंगलों के बीच पहुंचे तो उनकी जान को भी खतरा था, लेकिन उन्होंने वहां पर वीडियो बनाकर, विक्रांत भूरिया भी शामिल है उसमें, उन्होंने भी वीडियो बनाकर सच्चाई को उजागर किया है कि किस प्रकार अडानी के लिए लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, भारत के जंगलों को खत्म किया जा रहा है, अरावली को खत्म करने की साजिशें रची गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरे देश को इस प्रकार से अगर एक उद्योगपति को बेच दिया गया तो ये तानाशाही से भी बड़ी तानाशाही है और इमरजेंसी इसके आगे बहुत छोटी। तो आपके हिसाब से सिर्फ अडानी अंबानी का विकास हो रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा? बिल्कुल, ये तो कोई मेरे कहने की बात नहीं है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया भर से टिप्पणियां आ रही हैं। जिम्बाब्वे जैसे छोटे देशों के, केन्या जैसे छोटे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, श्रीलंका जैसे छोटे देशों के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ये कह चुकी हैं कि अडानी के लिए पूरी दुनिया में घूम-घूम कर लॉबिंग कर रहे हैं मोदी जी। कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री देखा है किसी देश का कि कोई एक उद्योगपति के लिए पूरी दुनिया में घूम के लॉबिंग करे? राहुल गांधी जी ने मोदी जी से प्रश्न पूछे थे। क्या प्रश्न थे वो? उन्होंने पूछा कि आप तो हमको मोदी जी केवल ये बता दीजिए, केंद्र की सरकार केवल ये बता दे कि मोदी जी जितने भी बार आधिकारिक यात्रा पर विदेश में गए, उसमें कितनी बार अडानी जी उनके साथ गए और कितनी बार उनकी यात्रा के तुरंत बाद गए और कितनी बार उनके यात्रा के तुरंत बाद उनको वहां पर ठेके मिले। इन प्रश्नों के जवाब दे दीजिए। कोई जवाब नहीं है इनके पास में। वो अडानी के प्लेन में उड़ते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, लेकिन गरीबों की उनको चिंता नहीं है। और अगर जो भी विरोध करता है उसको अर्बन नक्सल बता दिया जाता है, उसको बता दिया जाता है कि ये तो विदेशों ताकतों से मिले हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर कि एक बलात्कारी जो कुलदीप सेंगर है, उसको यहाँ जमानत मिल जाती है। उनकी जो पीड़िता है उसका पूरा परिवार रो रहा है, उसके परिवार में लोगों की हत्याएं कर दी गई। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप है कि कुलदीप सेंगर को संरक्षण दिए हुए हैं। ये ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? ये ब्रजभूषण शरण सिंह वही व्यक्ति है जिसके ऊपर देश की पहलवानों ने, जिन्होंने देश को गौरव दिलाया, उन्होंने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे यौन शोषण जैसे। तो ऐसे जो बलात्कारी लोग हैं, प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग जिनके लिए वोट मांगे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के चहेते बने हुए हैं।
तो इस पार्टी का दोहरा चरित्र सामने नहीं आता, महिलाओं के प्रति इनकी नीति सामने नहीं आती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो तानाशाही अघोषित लागू कर दी है, वो आज भले ही सामने नहीं नजर आ रही हो, लेकिन पूरी दुनिया को पता लग गया है कि भारत किस ओर जा रहा है। तो सर आपने बात करी तानाशाही डिसीजंस की, भी अभी सरकार ने एक डिसीजन और लिया था जहां उनने ऑनलाइन गेमिंग बिल को रातों रात पास किया और 20,000 करोड़ इंडस्ट्री को रातों रात ताला लगा दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब वो चीज इनिशियली स्टार्ट हुई थी स्किल गेमिंग के नाम से, और मतलब 5-7 साल बाद वो ब्लैक इंडस्ट्री कैसे बन गई, और इस चीज पे अपोजिशन ने साथ कैसे दिया? देखिए, अपोजिशन ने इस बात का साथ नहीं दिया है कि उस गेमिंग इंडस्ट्री को या बेटिंग इंडस्ट्री को इस प्रकार से लागू किया जाए। गैम्बलिंग को तो कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकती मैं कांग्रेस गैम्बलर पार्टी। की बात भी नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या हुआ है कि ये बात बिल्कुल समझने योग्य है कि जिस प्रकार से पूंजीवादी ताकतों के साथ ये सरकार है, तो निश्चित रूप से उन पूंजीपतियों के सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध है। बाकी कहानियां आपको समझने की जरूरत नहीं है। ये इस देश में भ्रष्टाचार इस कदर समा गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेताओं की रगों में कि बिना भ्रष्टाचार के वो नहीं रह सकते। जो भी भ्रष्टाचार इस देश में हो रहा है, मेरा ये दावा है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरी तरह से संरक्षण है। वरना नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि मैं ड्रोन से देख लेता हूँ सारी चीजों को, सारी व्यवस्थाओं को ड्रोन से देख लेता हूँ, कहाँ कैसी सड़क बन रही है। तो ये जब ड्रोन उनका जाता है तो ये नहीं देखता कि ठेकेदार ने घटिया सड़कें बनाई हैं। रोज वीडियो बना रहे हैं लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता वीडियो बना रहे हैं कि घटिया सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो उनका ड्रोन कहाँ चला गया? हम देखते हैं कि हर बारिश में गड्ढों से सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, हाईवेज पर गड्ढे हो गए हैं। आप इंदौर का उदाहरण देख लीजिए, एक ही हाईवे पर जो बनाया गया, राऊ के पास में जो ब्रिज बनाया गया, उस ब्रिज को कितना घटिया निर्माण वहां हुआ है कि वहां फिर से अभी दोबारा उसका रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। नहीं सर, जैसे मेरा जो सवाल है आपसे कि रातों रात 2.5 से 3 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खोई, मैं किसी भी इंडस्ट्री को यहाँ पे ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके रातों रात धंधे बंद हुए, जिनकी रातों रात नौकरियां गई। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना 100% सही है कि अगर वो लोग गलत थे जिसके कारण सरकार को निर्णय लेना पड़ा, तो सरकार ने उसको शुरू करने की परमिशन कैसे दी थी? मेरा भी यही कहना है कि सरकार हर चीज को देखकर करना चाहिए ना। यदि वो चीज तब सही थी तो बाद में गलत कैसे हो गई? तो मेरा सरकार से ये सवाल है कि आप चंद पैसे के लालच में लोगों का जीवन बर्बाद मत कीजिए। सर, वंदे मातरम को लेकर बीजेपी अक्सर विपक्ष, खासकर कांग्रेस और मुस्लिम समाज पर वंदे मातरम को रिस्पेक्ट ना करने का आरोप लगाती है, तो इस बात पे कितनी सच्चाई है? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा है, वो शुरू से इस प्रकार का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करती रही कि कांग्रेस के लोग जो है वो वंदे मातरम का सम्मान नहीं करते, या मुस्लिम लोग जो है वो वंदे मातरम का सम्मान नहीं करते हैं, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की ये मजबूरी है ऐसा नैरेटिव सेट करना। उसका कारण ये है कि आज़ादी के आंदोलन में उनकी नकारात्मक भूमिका थी, उनकी पूरी तरह से जो भूमिका थी शून्य थी, और बल्कि विरोधी भूमिका थी। वो क्रांतिकारियों के, वो स्वतंत्रता सेनानियों के विरोधी रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है, तो उसको शायद इतिहास का पता नहीं है। तो देखिए, जब 1876 में सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत को लिखा, वंदे मातरम को, तो वो सबसे पहले उनकी जो पुस्तक थी आनंद मठ, उसमें 1882 में प्रकाशित हुआ, और इसको सबसे पहले 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान अर्जित करते हैं। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ गीत गाया गया, और उसको गाने वाले का नाम है नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में गाया। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को यह भी बता दूं कि उस कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, उनका नाम था रहीमतुल्ला सयानी, एक मुस्लिम। तो इनके सभी आरोप इसी बात से खारिज हो जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी या मुस्लिम लोग जो है वो वंदे मातरम का सम्मान नहीं करते हैं। उसके बाद भी जब 1905 और 1907 के बीच में वंदे मातरम को देश के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने पूरे आंदोलन का नारा बना दिया, तब आरएसएस पैदा भी नहीं हुई थी। आरएसएस पैदा हुई है 1925 में, तब यह आंदोलन का नारा बन चुका था वंदे मातरम। तो हम लोग इनके जन्म के 29 वर्ष पहले से वंदे मातरम गाते रहे हैं। कांग्रेस के लोग, इनका जन्म नहीं हुआ था। और 1925 में जब आरएसएस पैदा हुई, तो इनके जन्म के बाद भी इन्होंने आजादी के आंदोलन जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक वंदे मातरम का नाम कभी नहीं लिया। इनका जो गीत है वो नमस्ते सदा वत्सले है।
और वो भी पहले, इसके पहले मराठी गीत हुआ करता था एक, लेकिन चूंकि उनको पूरे भारत में स्वीकार्यता लेनी थी तो उन्होंने संस्कृत गीत नमस्ते सदा वत्सले को अपनी शाखाओं में गाया। तब तक वंदे मातरम का ये लोग नाम नहीं लेते थे, क्योंकि उनको लगता था ये कांग्रेस के द्वारा गाया गया गाना है। तो ये लोग दोहरे चरित्र के लोग हैं, दोहरा चरित्र इनके आचरण में प्रारंभ से है। तो ये वंदे मातरम का नाम आज इसलिए लेते हैं क्योंकि इनको देश में स्वीकार्यता लेनी है, इनको ये दिखाना है कि हम राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं। अरे भाई, यही तो वो लोग हैं ना जिन्होंने 2002 तक अपनी शाखाओं में तिरंगा नहीं फहराया, और जब नागपुर की शाखा में 3 राष्ट्रभक्त इनके तिरंगा फहराने के लिए पहुंच गए कि ऐसे कैसे नहीं फहराओगे आप तिरंगा, आपके यहाँ शाखा में आप बहुत बड़े देशभक्त बनते हो तो आपके मुख्यालय पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। पता है क्या हुआ? आरएसएस ने उनकी रिपोर्ट की और उन तीनों युवकों को जेल में बंद करवा दिया, केवल इसलिए कि वो तिरंगा फहराना चाहते थे। तो तिरंगे के प्रति इनकी नफरत बहुत पुरानी है, राष्ट्रगीत के प्रति इनकी नफरत बहुत पुरानी है, राष्ट्रगान के प्रति इनकी नफरत बहुत पुरानी है। मैं एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं, और आपके माध्यम से दर्शकों को भी ये बात पता लग जाएगी कि गुरु गोलवलकर, जो इनके सर्वाधिक पूज्य गुरुदेव हैं, जो लगभग 40 से 45 वर्ष तक सरसंघ चालक रहे, सर्वोच्च पद पर रहे आरएसएस के, उन्होंने बोला था कि इस तिरंगे को देखकर हमारे मन में शून्य की उत्पत्ति होती है। ये तिरंगा हमारे लिए कुछ नहीं है, ये अशुभ है, 3 रंग होना ही नहीं चाहिए। ये तिरंगे के प्रति आरएसएस के विचार हैं, और आज यही लोग देशभक्त बनने का नाटक कर रहे हैं। ये लोग राष्ट्रगीत के सम्मान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आजाद होने तक देश के राष्ट्रगीत को कभी गाया ही नहीं। सर, कांग्रेस कहती है कि मोदी जी इलेक्शन के वक्त काफी स्ट्रांग नजर आते हैं और क्राइसिस के वक्त काफी कम। तो क्या ये एक फेयर असेसमेंट है या एक पॉलिटिकल एजेंडा? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है जो आपने बोला है कि मोदी जी इलेक्शन के वक्त इतने सक्रिय। मैंने नहीं बोला सर, कांग्रेस बोलती है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं से तो आई है ना, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव के वक्त तो इलेक्शन मशीन बन जाते हैं, वो हर जगह जाते हैं, भाषण करते हैं, रैलियां करते हैं। जो व्यक्ति कहता है कि मैं 18-18 घंटे काम करता हूँ, क्या अपनी चुनावी रैलियों का समय उसमें से माइनस करता है? ये तो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हो, देश के लिए नहीं कर रहे हो आप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव के समय जितने भाषण देते हैं, उतना संकट के समय देश की जनता के साथ खड़े नजर नहीं आते। आप देख लीजिए, किसी भी प्रकार की घटना हो, आज हम उन्नाव की रेपिस्ट जो है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी, वो पीड़ित के साथ कभी खड़े नहीं होते। मणिपुर में हमारी बहनें, उनके साथ किस प्रकार का विभत्स आचरण हुआ, वहां पर इतने दंगे 2 साल से चल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कितनी सीरियसनेस दिखाई उसको लेके। वहां पर हमारी बहनों की नग्न परेड करा दी गई, मोदी जी के मुंह से चू नहीं निकला, मणिपुर का म नहीं निकला। क्यों? क्योंकि मोदी जी का तो ये प्रिय शगल है कि जहां कहीं भी अराजकता फैलेगी इनको फायदा मिलता है उसका, इनसे ध्रुवीकरण करते हैं ये लोग, तो इनको तो फायदा होता है कहीं भी दंगे होते हैं तो। ये लोग मानवता की परवाह नहीं करते, ये इंसानियत के विरुद्ध हैं, क्योंकि कहीं भी हमने नहीं देखा कि संकट के समय खड़े हों। 3000 से ज्यादा महिलाओं ने शिकायत की प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कि हमारी सीढ़ियां हैं इसके पास है, प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ, और मोदी जी बेशर्मी से प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े होकर इसके लिए वोट मांग रहे थे। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई की? हमारी पहलवान जिन्होंने देश को गौरव दिलाया, उनके साथ मोदी जी खड़े नहीं हुए। एक रेपिस्ट के साथ खड़े हुए, या रेप के जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसके साथ खड़े हुए। ये पूरी तरह से बेशर्मी है, महिला विरोधी मानसिकता है, और देश के नागरिकों के साथ विश्वासघात है। सर, सरकार कह रही है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और फ्यूचर सुपर पावर है, फिर भी आम आदमी को महंगाई का प्रेशर क्यों फील हो रहा है? देखिए, आम आदमी को महंगाई का प्रेशर क्यों फील हो रहा है, ये तो कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए नहीं प्रश्न है कि आम आदमी तो महंगाई से परेशान है ही। आप देखिए कि जो यूपीए सरकार के समय कीमतें थीं, उनमें और आज की कीमतों में कितना अंतर है। जब स्मृति ईरानी जैसे नेता सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती थी, वो आज सब लोग गायब हैं, क्योंकि जो 450 का सिलेंडर उस समय होता था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महंगा लगता था। आज वही सिलेंडर 1100 का हुआ, फिर उसमें थोड़ा बहुत कंसेशन दिया और 950 के आसपास उसका सिलेंडर का भाव पड़ रहा है। पेट्रोल के दाम आज 110 रुपए के ऊपर हैं, डीजल के दाम लगभग 93 रुपए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी मोर्चे पर आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं रही है। उनकी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उनका पूरा करियर एक बड़ा शून्य रहा है। आप देखिए कि किसी भी प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था की जो बातें की जा रही हैं कि जापान के मुकाबले में हो गई है, ये सब आंकड़ों की बाजीगरी है। क्योंकि आप देखिए जापान की जनसंख्या कितनी है और भारत की जनसंख्या कितनी है। यदि भारत की जीडीपी जापान की जीडीपी के बराबर बोल रहे हैं, या थोड़ी बहुत अगर उससे ज़्यादा भी हो जाए,
तो क्या भारत की जनसंख्या के हिसाब से जस्टिफाई हो जाएगी ये बात? मैं कहता हूं कि इसके आधार पर कभी नहीं तोलना चाहिए कि ग्रोथ कितनी है। इस आधार पर तोलना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम देश में लोगों की कितनी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस देश में 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो राशन लेने को मजबूर हैं, नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के बाद भी, तो वो देश फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था कैसे बन गया? ये कागजों पर विश्व गुरु बन जाना, अपना झूठा डंका पिटवाना, अपने ही लोगों को पहले पहुंचा देना कार्यक्रमों में सरकारी खर्चे पर, फिर वहां पर मोदी मोदी के नारे लगवाना, ये सब बचकाना हरकतें हैं। ये सब जो छात्र राजनीति के जो तरीके हैं, ये उस तरीके की राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी जी। एक सीरियस पॉलिटिशियन क्या होता है, ये नरेंद्र मोदी जी को डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीखना चाहिए, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को न केवल प्रधानमंत्री बनने के बाद, जबकि 91 में जब देश को ग्लोबलाइजेशन के लिए खोला नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तो उससे सीखना चाहिए कि देश की स्थिति क्या थी और आर्थिक सुधारों ने देश को कहां पहुंचाया। ये जो आज भारत की जो वर्तमान स्थिति है ना, ये नरेंद्र मोदी की नीतियों से नहीं है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक उदारीकरण की नीतियों की वजह से भारत आज यहां तक पहुंचा है। लेकिन पिछले 11 वर्षों में हमने ये देखा है कि कोई भी नई चीज का इजाफा करने या भारत में कोई नई प्रोग्रेस करने के कोई काम नहीं हुआ है, सिवाय इसके झूठा डंका पिटवाना विश्व गुरु। अरे भाई, आप कह रहे हो विश्व गुरु, दुनिया माने तब ना। क्या डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं विश्व गुरु है? क्या पुतिन कह रहा है कि विश्व गुरु है? कौन कह रहा है आपको विश्व गुरु? आपके लोग कह रहे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर झूठे नैरेटिव सेट करते हैं। लेकिन विश्व गुरु आपको ऐसे नहीं माना जाएगा। विश्व गुरु माना जाएगा तब जब विश्व के नेता आपको रिकॉग्नाइज करें, जैसे मनमोहन सिंह को बोला था बराक ओबामा ने। क्या कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। तो जो कम बोलने वाला व्यक्ति था, उसकी बात को इतनी गंभीरता से दुनिया लेती थी। लेकिन आज आपकी जो बातें हैं, उसको दुनिया में कितनी गंभीरता से लिया जाता है। आपने देखा होगा विश्व के राष्ट्राध्यक्षों से जब मोदी जी बात करते हैं, कॉमेडी वीडियोस आते हैं। नहीं, पर जब मोदी जी ने ग्लोबली इतनी प्रेजेंस बनाई है, सारे नेताओं से मिले हैं, इतना उनका भी नाम आया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर रहे हैं वो इंडिया के। आप बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी की, तो उनको तो पपेट बोलते थे कि मतलब उनके पास तो जुबान ही नहीं है। और जो एक्शंस मोदी जी ने लिए हैं, मतलब जो जवाब मोदी जी ने दिए हैं, हम टेररिस्ट अटैक्स की बात कर लें कि जो जवाब मोदी जी ने पाकिस्तान को दिए हैं, वो जवाब क्या मनमोहन सिंह जी दे पाए थे? मैं वही कह रहा हूं कि यही तो झूठे नैरेटिव हैं जो सेट करने की कोशिश की जाती है। आप एक चीज बताइए, क्या पुलवामा के आतंकवादी पकड़ा है? क्या पहलगाम के आतंकवादी पकड़ा है? इस देश में ऐसी कौन सी सरकार थी जिसने पठानकोट में लाकर आईएसआई को अपने सुरक्षा केंद्रों को घूमने की इजाजत दी, उनको देखने की इजाजत दी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ भी नैरेटिव सेट कर लें, लेकिन ये इतिहास है कि जब 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई पर, तो उसके आतंकवादियों को वही मार दिया गया, पकड़ लिया गया। पुलवामा के आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ाए? पहलगाम के आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ाए? कैसे आरडीएक्स 300 किलो पहुंच गया पहलगाम तक? कैसे पुलवामा में आतंकवादी आराम से आए और हत्याएं करके चले गए? ये सब झूठे नैरेटिव सेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करते रहे हैं। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कांग्रेस पार्टी को कि वो उसको चुनौती दे रहे हैं या उसकी राष्ट्रभक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक आपकी सरकार में होती तो उसको बड़ी उपलब्धि बताते हो। कांग्रेस पार्टी से कुछ सीख लीजिए कि जब 1971 में पाकिस्तान के साथ जब भारत का युद्ध हुआ बांग्लादेश को लेके, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने। और न केवल भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास बल्कि भूगोल बदल दिया था। वो नेता थी इंदिरा गांधी। लेकिन हम लोगों ने कभी इस प्रकार चीजों को प्रचारित नहीं किया। जब 1998 में अटल जी के नेतृत्व में पोखरण का विस्फोट किया गया परमाणु को, तो ऐसा दिखाया गया कि ये पहली बार हो रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा था। 1974 में सबसे पहली बार परमाणु विस्फोट हुआ था, उसी राजस्थान के पोखरण में। प्रधानमंत्री का नाम था इंदिरा गांधी। लेकिन वो अपनी सत्ता का, अपनी ताकत का बखान नहीं कर रही थी। मोदी जी जैसी मार्केटिंग नहीं कर रही थी। वो उस वक्त संयुक्त राष्ट्र में विश्व शांति पर भाषण दे रही थी और यहां भारत में परमाणु विस्फोट करके ताकत बता रही थी दुनिया को अपनी। निक्सन ने जब कहा कि हम 7वां बेड़ा भेजेंगे यदि आपने युद्ध नहीं रोका पाकिस्तान के विरुद्ध, तो इंदिरा गांधी के शब्द थे, 7वां बेड़ा भेजो या 70वां, भारत को जो करना है भारत वही करेगा। लेकिन आज जब ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई या पुलवामा के अटैक की बात हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? एक बार नहीं, 22 बार, 25 बार कहा कि मैंने ये युद्ध रुकवाया है,
मोदी को कह के, पाकिस्तान को कह के। क्या नरेंद्र मोदी ने एक भी बार हिम्मत की ये बोलने की कि डोनाल्ड ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो? ये साहस नरेंद्र मोदी में नहीं है। 56 इंच का सीना बोलने से नहीं होता है, आपके आचरण से आता है। ये जो कलेजा था, ये कांग्रेस के लोगों में था, इंदिरा गांधी में था। सर, कांग्रेस बीजेपी पर क्रॉनिक कैपिटलिज्म का आरोप लगाती है, लेकिन 2G, कोल और कॉमनवेल्थ जैसे स्कैम्स का जवाब कौन देगा? अच्छा हुआ कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया। जब 2014 के पहले मोदी जी अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे चुनाव को लेके, तब एक बहुत बड़ा इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का मूवमेंट खड़ा किया गया, जिसमें अन्ना हजारे शामिल थे, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास जैसे तमाम लोग शामिल थे। जी। मेरा पूरा सीधा-सीधा आरोप है कि वो कोई और लोग नहीं थे, चेहरे कोई और थे। उसके पीछे फंडिंग आरएसएस की थी, अडानी जी की थी और अजीत डोभाल के स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन की थी। सीधा-सीधा नाम ले रहा हूँ मैं। तो ये सब लोगों ने मिलके कांग्रेस की इमेज खराब करने के लिए जो षड्यंत्र रचा और सीएजी के माध्यम से, तत्कालीन सीएजी विनोद राय के माध्यम से जो स्कैम की बात की गई, 2 लाख करोड़ का स्कैम बताया गया 2G घोटाले को। मैं तो खुद कह रहा हूँ। बाद में पता है क्या हुआ उसका हश्र? कोर्ट में ये सिद्ध नहीं हुआ कि कोई 2G नाम का स्कैम हुआ भी था और विनोद राय ने इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। इस देश से माफी मांगना चाहिए अन्ना हजारे को, अरविंद केजरीवाल को, कि हमने एक ईमानदार गवर्नमेंट को झूठा साबित करने के लिए झूठे नैरेटिव गढ़े और अंत में वो अदालत में कहीं टिक नहीं पाया आरोप। सर, ईडी और सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, फिर भी ज्यादातर एक्शंस अपोजिशन लीडर्स पे क्यों होते हैं? मैं वही कह रहा हूं कि किसी भी देश में जब ऐसी प्रवृत्तियां शुरू हो जाती हैं कि विपक्ष को जानबूझकर टारगेट किया जाता है और ईडी, सीबीआई या जो भी एजेंसियां हैं, उनका इस्तेमाल केवल राजनीतिक कारणों से होने लगता है, मैं समझता हूं ये देश के लिए घातक है। और ऐसी प्रवृत्ति जब पनपती है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं तानाशाही की प्रवृत्ति इसे माना जा सकता है। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो अभी तक की कार्रवाइयाँ हुई हैं, या तो अडानी जी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हुई ईडी की कार्रवाइयाँ, क्योंकि या तो उद्योग घरानों के ऊपर हुई, जिन उद्योग घरानों को अडानी जी खरीदना चाहते थे, या अपोज़िशन के उन लीडर्स पर हुई हैं जिनको या तो भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिलाना चाहती थी या उनको डराना चाहती थी। तो हमने ये देखा है कि अजीत पवार जी, जिनको कि 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी मोदी जी बताते थे, अमित शाह जी बताते थे, उनके ऊपर पहले कार्रवाइयाँ हुई और जब उन्होंने सरेंडर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए, तो अब उनको क्लीन चिट दे दी गई। आज उस विषय पर इनकी आवाज़ नहीं निकलती है। हिमंता बिस्वा शर्मा को बोला गया कि ये असम का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। बाद में जब वो उनके साथ चला गया, तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं रह गई अब कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका इस्तेमाल सरकार किसके खिलाफ कर रही है। तो आपने देखा कि राहुल गांधी जी को भी डराने के लिए इन एजेंसियों का प्रयोग किया गया। ईडी से 50-50 घंटों से अधिक की पूछताछ करवाई गई। अगर राहुल गांधी जी थोड़ा भी गलत होते, तो ये लोग आज उनको जेल में डाल चुके होते। लेकिन राहुल गांधी जी के ऊपर अपनी तमाम शक्तियों का प्रयोग करने के बावजूद ये उनका बाल बांका इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि राहुल गांधी जी एक चरित्रवान व्यक्ति हैं और एक दमदार व्यक्ति हैं, जो पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी की उस सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन के टाइम पे अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, तो क्या वो गलत था? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने अपोजिशन लीडर्स को टारगेट कर रही है, उसमें कहीं न कहीं मैनिपुलेशन तो होता ही है। और हम देखें कि हर एजेंसी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, हर जगह आरएसएस ने अपने कैडर के लोगों को फिट कर दिया है, जो केवल उन्हीं के आदेशों को सुनते हैं। और अब तो आरएसएस से भी बढ़ के केवल 2 लोगों की सत्ता इस देश में चल रही है। और नाम सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। इन दोनों के सिवाय सत्ता के सूत्र किसी के हाथ में नहीं है। यहाँ तक कि अब तो आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी डरे हुए हैं। उनको लगता है कि कहीं हमारी फाइलें उजागर न कर दें। इसलिए विद्रोह के स्वरों को दबाने के लिए जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, सारी एजेंसियों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह मिलकर कर रहे हैं। तो सर, क्या यही वजह है कि कांग्रेस के लोग भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? क्यों नहीं? मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर जो भी व्यक्ति भ्रष्ट होगा, चाहे वो कांग्रेस में हो, तो कांग्रेस में सभी लोग साफ-सुथरे हो, ऐसा तो नहीं है। कोई भी संस्था हो, उसमें कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं, जो किसी दबाव में या किसी प्रलोभन में दल-बदल करते हैं। तो हमने ये देखा कि कांग्रेस में भी ऐसे लोग जो कमज़ोर कड़ी थे, वो लोग टूटकर चले गए और कांग्रेस में अब वही लोग हैं, जो
पूरी तरह से जिनके भीतर कांग्रेस है, कुछ लोग तो कांग्रेस के भीतर थे और कुछ लोगों के भीतर कांग्रेस है, तो हम लोग उसी पीढ़ी से आते हैं, उसी वैसे ही लोग हैं हम कि हमारे भीतर कांग्रेस है, हम कांग्रेस में नहीं है। तो हम लोग किसी भी कीमत पर सिद्धांतों से समझौता नहीं करने वाले। मध्य प्रदेश की कांग्रेस जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संघर्ष कर रही है सड़कों पर, मोहन यादव सरकार के विरुद्ध बिगुल बजा दिया है जिसने, वो अब किसी भी कीमत पर टिकने वाली नहीं है। और आज जीतू पटवारी जी के ऊपर तमाम आरोप लगाते हैं, उमंग सिंगार जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं आरोप? ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं, ये दोनों हमारे युवा नायकों ने मध्य प्रदेश के हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं को साथ में लेकर जो 2028 का बिगुल फूंका है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। आप देखो उल-जलूल बातें कर रहे हैं मोहन यादव जी, उनके मुंह से कैसे-कैसे शब्द निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो ऐसा बीज दिलवाऊंगा जो 50 क्विंटल का गेहूं होगा 1 बीघा में। वो कह रहे हैं कि गुड़ की खेती करो। उनको ये नहीं पता है कि गुड़ की खेती नहीं होती है, गन्ना लगाया जाता है। तो वो जीतू पटवारी पर आरोप लगाते हैं। अरे भाई, असली किसान पुत्र जीतू पटवारी हैं, जिनको पता है कि गन्ना लगाया जाता है उससे गुड़ उत्पन्न होता है। गुड़ कभी डायरेक्ट खेतों में नहीं लगाया जाता। मीम्स बन रहे हैं उस पर रील्स बन रही हैं। इतनी हंसी उड़ रही है इस सरकार की, लेकिन ये मध्य प्रदेश की बेशर्म सरकार हर हफ्ते औसतन 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है और उस कर्ज से अपनी योजनाओं को चला रही है। नई योजनाएं लागू करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश ने राजस्व के नए स्रोत डेवलप नहीं किए। केवल आबकारी विभाग से आमदनी या केवल रेत के खनन से आमदनी, क्या केवल राजस्व के यही स्रोत होना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश की सरकार जो 22 वर्षों से यहाँ पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी की, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश के ऊपर जो 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा है, वो कैसे पूरा होगा? कैसे मध्य प्रदेश में रोजगार के साधन विकसित होंगे? क्यों यहाँ से प्रतिभा पलायन हो रहा है? क्यों झाबुआ का गरीब आदिवासी गुजरात में मजदूरी करने को मजबूर है, वहां से सिलिका की बीमारी लेकर आ रहा है मध्य प्रदेश में? सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार के चेहरे पर बदनुमा दाग है श्योपुर का कुपोषण। श्योपुर को आज भारत का इथियोपिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकतर कुपोषित बच्चे जो पूरे भारत के केवल अकेले श्योपुर में पाए जाते हैं, अलीराजपुर में पाए जाते हैं, झाबुआ में पाए जाते हैं। अपने इतने लंबे कार्यकाल के बाद भी कांग्रेस को दोषी ठहराते रहे, तो दिग्विजय सिंह जी को, नेहरू जी को मोदी जी दोषी ठहराते हैं। अरे भाई, अपना रिपोर्ट कार्ड कब प्रस्तुत करोगे? कब अपना व्हाइट पेपर जारी करोगे? हमने 22 वर्षों में ये किया है। इस सरकार में दम नहीं है। इसलिए दम नहीं है कि इसके पास नीतियां नहीं। सर, अगर आपका विजन इतना सही है, आप कांग्रेस को इतना क्लीन और इतना सही मान रहे हैं, तो कांग्रेस वापसी क्यों नहीं कर पा रही, क्यों नहीं जीत पा रही मध्य प्रदेश? देखिए, मैंने अभी इस प्रश्न का जवाब आपके दिया भी था कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से कई बार जीतें हासिल हो जाती हैं, लेकिन क्या होता है, राजनीति का जो कालखंड होता है, मैं कहता हूँ बहुत जल्दी से उसको विश्लेषण नहीं करना चाहिए, लंबा चलता है। कांग्रेस ने भी 60 वर्षों तक शासन किया है, इनको भी थोड़ा समय तक जनता मौका देगी, लेकिन हाँ, ये अपनी नीतियों में इतने फेल हो चुके हैं कि कांग्रेस को तो 60 साल तक मौका दिया जनता ने, इनको बहुत जल्दी उखाड़ के फेंकने वाली। सर, जैसा कि आपने बोला कि इनको भी थोड़ा वक्त दे दें, पर 2018 में आपकी सरकार आई थी वापस, तो क्या हुआ ऐसा कि आपकी सरकार तुरंत गिर गई? ज्योतिराव सिंधिया जी क्यों गए बीजेपी की तरफ? अभी थोड़ी देर पहले आपने एक प्रश्न पूछा था कि कांग्रेस से कई लोग छोड़ के भाजपा में चले जाते हैं, तो मैंने उसके कारण गिनाए थे कि हाँ, ये बात सही है कि हर व्यक्ति उतनी मजबूती के साथ खड़े नहीं रह सकता। सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं, सबका अपना अपना मनोबल होता है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है दबाव सहने की। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी किस दबाव में गए? क्या ये उस आरोप के चलते तो नहीं चले गए जो प्रभात झा कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं? हम लोग तो उनको ऐसा नहीं मानते थे, हम लोग अपना नेता मानते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने ये कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं, और उनके ऊपर भी तमाम आरोप लगाते रहे लोग। शिवराज सिंह चौहान ने तो कई बार कविता का जिक्र किया कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। तो हंसी उड़ाते थे शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता को लेके। तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि गए हैं, तो ये तो देखना होगा कि क्या अपनी जमीनें बचाने के लिए गए, या यस बैंक घोटाले में जो उनका नाम का जिक्र हो रहा था बॉम्बे की संपत्ति को लेकर, क्या उस दबाव में गए, या मुख्यमंत्री बनने के लालच में गए? उन सत्ता की बाहर रहकर छटपटाहट उनको ज्यादा हो रही थी क्योंकि राजा महाराजा की उनकी लेगेसी थी, तो वो लोग सत्ता से बहुत अधिक दिनों तक बाहर नहीं रह सकते। एक कार्यकर्ता का भाव नहीं होता उनमें, एक शासक का भाव होता है अधिकतर लोगों में। मैं सभी का नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में शुरू से जो एक शासन की आदत पड़ गई थी सत्ता में रहने की, कांग्रेस ने उनको कहां नहीं पहुंचाया, कांग्रेस ने उन्हें क्या नहीं बनाया। इस मध्य प्रदेश की जब सरकार बनी,
तो दो ही चेहरे मध्य प्रदेश के चुनाव कैंपेन में थे, कमलनाथ जी और सिंधिया जी। लेकिन सिंधिया जी को इतना महत्व देने के बाद भी राहुल गांधी कहते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसके लिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, उसका नाम था ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन अगर उसके बावजूद, इतना महत्व मिलने के बावजूद अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो मैं ये कह सकता हूं कि उनमें उनके पिता माधवराव सिंधिया जैसी अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने की भावना नहीं थी। माधवराव सिंधिया जी चले गए, लेकिन आजीवन उन्होंने कांग्रेस को नहीं त्यागा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद दबाव सह नहीं पाए, या सत्ता की लालच थी, या दिल्ली का बंगला खाली कराने की कसक थी। ये सब कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो चले गए। सर, वापस ना आने का क्या वोट चोरी भी एक रीजन हो सकता है, जैसा कि राहुल गांधी जी ने रिसेंटली वोट चोरी का आरोप लगाया है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो भारत की चुनावी व्यवस्था है वो पूरी तरह से मोदी जी ने उद्योगपतियों के साथ मिलकर हाईजैक कर ली है और अपने लोगों को सिस्टम में बैठा दिया है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, जो कि चुनाव आयोग के चीफ हैं, उनकी जो बेटी हैं, उनके दामाद हैं, आपको पता है वो किस पद पर हैं? वो दोनों जिलाधीश हैं क्रीमी जिलों के। नोएडा जैसे जिलों में उनकी बेटी और उनके दामाद आसपास के जिलों में क्रीमी पदों पर बैठे हुए हैं। तो ओब्लाइज्ड लोग हैं ये मोदी सरकार के द्वारा। ये लोग कभी भी मोदी सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते, उनके आदेशों का अंधभक्ति की तरह पालन करते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर्नाटक के इशू को लेके कि वहां पर किस प्रकार से वोट चोरी को उदाहरण दिए, उन्होंने सबूतों के साथ, लोगों के साथ उदाहरण दिए। एक एक घंटे की उन्होंने पीसी की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और बताया कि किस प्रकार से वोट चोरी इस देश में हो रही है। उसका कोई ठोस जवाब देने की बजाय हमारे चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आप शपथ पत्र पर लिख के दे दो। अरे भाई, आप शपथ पत्र पर लिख कर दे दो कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं झूठ है। यदि आप में दम है और आप मोदी जी के गुलाम नहीं हो, तो आप लिख कर दे दीजिए कि राहुल गांधी आप झूठ बोल रहे हो। और अगर राहुल गांधी जी ने झूठ बोला है तो क्यों नहीं उस पर केस दायर कर देते, उन पर केस दायर कर दिया जाता। आप पे ये नैतिकता नहीं है, हिम्मत नहीं है आप में। लेकिन आप चूंकि देश को बरगलाना चाहते हैं, इस देश में जो वोट चोरी हो रही है उसको छिपाना चाहते हैं, जनता की नजरों से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार के नैरेटिव गढ़ते हो कांग्रेस के विरुद्ध। लेकिन अब ये तो बिल्कुल खुली सच्चाई है कि इस देश में वोट चोरी हो रही है। 60-60 लाख वोट एक एक प्रदेश में काटे गए, जोड़े गए नए वोट। तो ये कैसे होता है कि एक ही व्यक्ति एक जगह पर वोटर है? आपने देखा कि कोलंबिया की या बाहर की साउथ अमेरिकन कंट्री की जो मॉडल थी, वो भारत में वोटर बनी हुई है, 15-15 जगह उसके नाम है। ये कैसे हो सकता है जब तक चुनाव आयोग वोट चोरी नहीं कर रहा है? और मैं तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि इलॉन मस्क ने भी कहा है कि कोई भी मशीन हैक की जा सकती है। तो आप ये कहते हो कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती? अरे भाई, आप लोग चाहते नहीं हो कि ईवीएम को बदला जाए, फिर से बैलेट सिस्टम पर आए। तो बैलेट सिस्टम पर आप इसलिए नहीं कि आप चाहते हो कि बहुत नया सिस्टम चाहिए, आप इसलिए नहीं आना चाहते कि आपको पता लग जाएगा कि तथाकथित विश्व गुरु की असली लोकप्रियता कितनी है, आपकी पोल खुल जाएगी, इसलिए आप नहीं आना चाहते। दूसरी बात मैं एक कर दूं कि जो बिहार चुनाव में जिस प्रकार से धांधली हुई, उसका एक सीधा सीधा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। अगर हम चुनाव आचार संहिता जब लागू होती है उसके बाद से देखें, कोई नेता यदि वोटर को पैसा देता हुआ पकड़ा जाता है, तो क्या चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करता है या नहीं करता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करता है ना? बिल्कुल करता है। तो जब चुनाव आयोग ने ये देखा कि सरकार खुलेआम 10-10 हजार रुपए वोटिंग के 3 दिन पहले लोगों के खातों में डाल रही, महिलाओं के खातों में, चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को एक भी नोटिस भेजा? ये क्या है? ये सीधे सीधे प्रलोभन देकर वोट खरीदने का मामला हुआ या नहीं हुआ? और चुनाव आयोग ने इस पर क्या कार्रवाई की? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई कारण नहीं है कि ये न माना जाए कि चुनाव आयोग इस देश का मोदी सरकार के आदेशों पर वोट चोरी कर रहा है। तो सर, इस अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो इसको सही करने का तरीका क्या हो सकता है आपके? कांग्रेस अपने लीगल कार्रवाई कर रही है, और कांग्रेस के जितने भी शीर्ष नेता हैं, जो वकील भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे, या समाजवादी पार्टी के नेता कपिल सिब्बल जी जो एक वरिष्ठ वकील हैं, ये सब लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, और हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। सर, कांग्रेस बीजेपी पर वन मैन शो का आरोप लगाती है, पर खुद कांग्रेस एक फैमिली के अराउंड घूमती रहती है। इस पे आपका क्या विचार है? इस बात का तो सीधा जवाब ये है कि इस बात का एक एक कांग्रेसी को गर्व है, क्योंकि जिस परिवार की ओर आप इशारा कर रहे हो, उस परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। जिस राहुल गांधी की आप बात कर रहे हो, उनके जो परदादा थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश के लिए अपने 10-11 वर्ष जेल में बिताए, इस देश की आजादी के लिए। तब यह भी नहीं पता था कि यह देश आजाद होगा भी या नहीं होगा।
उस समय ऐसे दौर में अगर उन्होंने इस देश के लिए, उनके पिताजी भी जेल में रहे, नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, उन्होंने इस देश के आजादी के आंदोलन में अपना तन मन धन सब दिया, पैसे भी दिए, अपने समर्पण दिया पूरा। वो नेहरू जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। उसके बाद हमने देखा कि इंदिरा जी जो उनकी बेटी थी वो इस देश के लिए शहीद हो गई, इस देश की एकता और अखंडता के लिए। राजीव गांधी जो राहुल गांधी के पिताजी थे वो इस देश के लिए शहीद हो गए। तो क्यों ना गर्व करें हम ऐसी विरासत पर, और ऐसा नेता सौभाग्य से मिलता है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, इस बात का हमें गर्व है। हमें गर्व है इस बात का कि हमारा नेता कोई नाथूराम गोडसे के परिवार से नहीं आता। हमें गर्व है कि हमारा नेता नेहरू के खानदान से आता है, इंदिरा गांधी के खानदान से। सर लेकिन अगर कांग्रेस डेमोक्रेसी पे इतना विश्वास करती है तो क्यों कोई भी पीएम फेस गांधी परिवार के बाहर उभरता नहीं? बहुत सही सवाल किया आपने। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी में जो आखिरी प्रधानमंत्री थे गांधी परिवार से, वो 1991 में थे। उसके बाद से 2 प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से और बने। एक का नाम था पीवी नरसिम्हा राव और एक का नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या दोनों गांधी परिवार के थे? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपने कहा। हाँ, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, गांधी परिवार से प्रधानमंत्री आए ये जरूरी नहीं है। पर ऐसा देखा गया है ना कि पीएम मनमोहन सिंह जी जरूर बने, पर जो भी एक्शंस थे या जो भी डिसीजंस थे सब गांधी परिवार से। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो नैरेटिव गढ़ने की बात होती है। आज मैं ये कह दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन इस देश में जो भी एक्शंस हो रहे हैं अडानी जी के कहने पे हो रहे हैं। इस देश को बंधक बना लिया एक उद्योगपति ने, प्रधानमंत्री उनका पपेट बनकर काम कर दें। तो मनमोहन सिंह जी में स्वयं का विचार था, वो दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक थे, और ये कहना जो किसी के इशारे पर चल रहे थे मनमोहन सिंह का अपमान होगा। सर पर आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा पॉलिटिकल फेस नहीं है, इसलिए कांग्रेस की वापसी नहीं हो पा रही? देखिए, ये नैरेटिव गढ़ने का भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कितना भी प्रयास करें, वो लोग इस बात से डरे हुए हैं कि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो खास करके। अगर ऐसा नहीं होता तो जिन्होंने 400 पार का नारा दिया था वो लोग बमुश्किल अपना बहुमत जुटा पाए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो 400 की बात करने वाले अगर 240 पे आ गए, जिनको अकेली पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत भी नहीं मिला, तो ऐसे लोग यदि आज भी ये कहें कि कांग्रेस पार्टी के पास चेहरा नहीं है, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। राहुल गांधी जन जन का चेहरा बन चुके हैं। वो दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज बनकर उभरे हैं। लेकिन आज मैंने बोला ना कि देश में नैरेटिव झूठे गढ़ दिए गए हैं, वोट चोरी हो रही है, पैसे के प्रलोभन से चुनाव जीते जा रहे हैं, धार्मिकता फैला दी गई है इस देश के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उसके बावजूद ये अंधकार का युग अधिक दिनों तक नहीं टिकेगा, क्योंकि हर रात के बाद सूर्य का उदय होता है और वो निश्चित है। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से आपको कह दूं कि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता कितनी है, इसको बताने के लिए हमारे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। विश्व की जो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियां हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जिन्होंने मोदी जी को कभी अपने वहां लेक्चर के लिए नहीं बुलाया, लेकिन राहुल गांधी जी को व्याख्यान देने के लिए बुलाया है, ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि नरेंद्र मोदी की बौद्धिक क्षमता कितनी है और राहुल गांधी की बौद्धिक क्षमता कितनी है। राहुल गांधी की जो डिग्रियां हैं वो अगर गिनाने के लिए हम करें कोशिश, तो वो हम समय कम पड़ जाएगा। मैं ये कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, जो कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री बताई। दुनिया में एकमात्र व्यक्ति होगा जिसके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हो, क्योंकि वो तो इस्लाम का कोई विषय ही नहीं है। तो ये डिग्री तो अपने आप में नकली प्रतीत होती है। और अगर नरेंद्र मोदी जी अगर इतने ही विद्वान होते तो टेलीप्रॉम्प्टर हटते ही वो उनका पूरा भाषण गायब क्यों हो जाता है? वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के दुनिया के मंचों पर एक शब्द नहीं बोल सकते। और राहुल गांधी फर्राटेदार अंग्रेजी में, फर्राटेदार हिंदी में अपनी बात दुनिया के मंचों पर करते हैं और दुनिया सुनती है। तो सर आपके अकॉर्डिंग मोदी जी जवाब देते हैं या सिर्फ भाषण? मोदी जी को भाषण देने की बहुत पुरानी बीमारी है। वो केवल भाषण से काम चलाना चाहते हैं, जबकि जनता को बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। उसको शिक्षा की ज़रूरत है, उसको स्वास्थ्य की ज़रूरत है, उसको रोजगार की ज़रूरत है। वो चाहता है कि भारत की यूनिवर्सिटियाँ भी पहले 500 में आए दुनिया की, लेकिन भारत की यूनिवर्सिटियों के विकास के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। शिक्षा के फंड में कटौती की जा रही है, क्योंकि मोदी जी तो चाहते हैं कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो जीतेगी बीजेपी। उनका तो नैरेटिव ही है। वो चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारी जितनी युवा पीढ़ी है, वो रामनवमी का जब त्यौहार आता है तो मस्जिदों के आगे प्रदर्शन करें, या जब ईद का त्यौहार आता है तो मस्जिदों के आगे प्रदर्शन करें, जब क्रिसमस आता है तो चर्चों में जाके तोड़फोड़ करें। अगर ये सब नहीं होगा तो मोदी जी सत्ता में कैसे आएंगे? अगर जनता लगातार समझदार होती रही तो जनता इसके बावजूद लगातार समझती जा रही है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए,
बाढ़ सी आ गई है मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों की। पूरी दिलेरी के साथ लोग खड़े हुए हैं और मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं और अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार लगातार उन पर आक्रमण कर रही है, जान से मारने की धमकियां दे रही है और जेलों में पहुंचा रही है लोगों को। लेकिन अब ये सैलाब जो है बहुत आगे निकल चुका है और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में मोदी सरकार के लिए मुसीबत के क्षण और गहरे होते जाएंगे, क्योंकि लोग अब सीधी तरीके से मोदी सरकार की सारी पोल पट्टी को जान गए। वो ये समझ गए हैं कि झूठे नैरेटिव गढ़ के हमको धर्म की राजनीति में उलझाना चाहते हैं, जबकि वास्तविक मुद्दे कुछ और हैं। तो सर आपके अकॉर्डिंग देश चल रहा है या सिर्फ पीआर? पूरी तरह से पीआर चल रही है और इस पीआर को चलाने के लिए मैंने कहा ना, एक चेन बन चुकी है। उद्योगपति इनके लिए पैसा लगा रहे हैं, फिर ये उद्योगपतियों को पैसा कमा रहे हैं, सरकार में आने का पैसा कमा रहे हैं और फिर वही उद्योगपति इनके लिए पैसा लगा रहे हैं। एक पूरी चेन है और इसके लिए मैं तो ये कहता हूं कि मोदी जी ने कई इंटरनेशनल एजेंसीज हायर कर रखी हैं अडानी जी के सिस्टम के माध्यम से, जो कि इनके पीआर का काम करते हैं। आपने देखा है, वीडियो सामने आते हैं, फोटो सामने आते हैं कि 2-2 3-3 घंटे तक मोदी जी का मेकअप चलता रहता है। उसके बाद मोदी जी बाहर आते हैं 10 लाख का सूट पहनकर। तो क्या वो 18 घंटे काम करने की जो बात करते हैं, क्या उसमें से 3 घंटे माइनस करते हैं मेकअप के? और 15-15 घंटे, 18-18 घंटे काम करने को तो दीमक भी मशहूर है। सर बीजेपी के फेलियर्स डिबेटेबल हैं और कांग्रेस के फेलियर्स डॉक्यूमेंटेड, क्या आप अग्री करते हो इस चीज से? पूरी तरह से गलत है और मैं ये कह दूं कि आपने उल्टा बोला। बीजेपी के फेलियर्स डॉक्यूमेंटेड हैं और कांग्रेस की बातों को उसने डिबेटेबल बना दिया है। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए कांग्रेस के विरुद्ध झूठे नैरेटिव गढ़ती है और ये आज से नहीं कर रही है। ये आरएसएस के जन्म के समय से प्रारंभ हो गया है। गांधी जी के विरुद्ध झूठी कहानियां गढ़ना, नेहरू जी को देशद्रोही बताना, अंग्रेज समर्थक बताना, ये आज का नहीं, ये इनका बहुत पुराना इतिहास है। ये वही लोग हैं नाथूराम गोडसे की पार्टी के, नाथूराम गोडसे की विचारधारा के। नाथूराम गोडसे 1948 में जब गांधी जी को गोली मारी, तब वो पिस्तौल चलाना जान गया था, लेकिन कभी किसी अंग्रेज को एक कंकड़ नहीं मारा उसने। तो उनकी गोलियां राष्ट्रभक्तों पर चलती रही हैं, भारत के दुश्मनों पर कभी नहीं चली इनकी गोली। सर अगर बीजेपी के लिए एक वर्ड बोलना हो तो वर्ड क्या होगा? विकास विरोधी। अगर कांग्रेस के लिए एक वर्ड बोलना होगा तो वो क्या होगा? सच्ची राष्ट्रभक्त संस्था। और हमारे देश के लिए अगर आपको एक शब्द बोलना होगा तो क्या होगा? महान। सर इससे पहले हम पॉडकास्ट एंड करें, अगर कोई संदेश आप व्यूअर्स को देना चाहें और यदि अगर कांग्रेस की सरकार वापसी करती है हमारे देश में और हमारे प्रदेश में, तो वो किन वादों के साथ वापसी करेगी? सबसे पहले तो मैं आपके जो दर्शक हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि हम लोग जिन समस्याओं का वास्तविक रूप से सामना कर रहे हैं उसकी असलियत को समझें और केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो झूठा ज्ञान फैलाया जा रहा है उसके भरोसे न रहें। ये सच में देखें कि असली इतिहास क्या है, कौन वास्तव में इस राष्ट्र का भला चाहता है, कौन इस देश को झूठे नारों के जाल में फंसाना चाहता है, कौन इस देश में महंगाई को कम नहीं कर पा रहा है, कौन इस देश में बेरोजगारी को बढ़ते देखना चाह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ों को जब किताबों के माध्यम से अध्ययन करेंगे, असली इतिहास के माध्यम से अध्ययन करेंगे, तब समझ में आएगा, बजाय व्हाट्सएप के किताबों पर अधिक ध्यान दें। और अगर सर कांग्रेस की वापसी होती है तो किन वादों के साथ वापसी होगी? देखिए, कांग्रेस की बातें जो है कभी भी मनगढ़ंत नहीं रही हैं। कांग्रेस ने ये कहा कि हम लोगों को रोजगार देंगे, तो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तो हमने मनरेगा नाम से जो कानून बनाया, उसने देश के करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, जिसको आज ये लोग डाइल्यूट कर रहे हैं। मनरेगा को भी डाइल्यूट करने का काम मोदी सरकार ने किया है, महापाप किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी तो जब भी फिर सत्ता में लौटेगी केंद्र में, तो वास्तव में फिर देश के जो असली मुद्दे हैं उन पर काम होगा। इनकी तरह झूठे नैरेटिव गढ़ने की, केवल एक आदमी, 2 आदमियों को उद्योगपति बनाने की, मोनोपोली और ड्यूओपोली की जगह जो जनता के लिए काम है, वो असली काम कांग्रेस पार्टी करेगी, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे देश में हो। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री। थैंक यू सो मच।